मित्रों नमस्कार। हमारी चर्चा एक बहुत ही ज्वलंत विषय के बारे में है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स की बाढ़ आई हुई है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आजकल जो ऑनलाइन लेन देन ना कर रहा हो। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन लेन देन करते समय क्या क्या सावधानी बरतें जिससे आप अपने आप को इन फ्रॉडस्टर से बचा सकें। तो दोस्तों ये चर्चा थोड़ी लंबी है, इसलिए हम 3 हिस्सों में करने जा रहे हैं। तो पहले हिस्से में आपको ये जानकारी देंगे कि ये फ्रॉड करने के क्या तरीके हैं और बेसिक चीज़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही के वर्षों में अचानक बहुत तेज़ी से ऑनलाइन लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी तो कोविड के चलते हुए तो सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और कोई तरीका दूसरा है नहीं। सब लोग अपना सामान ऑनलाइन मंगाने लगे हैं। वो इस बीच में ये फ्रॉड भी बहुत बड़े हैं और ये ख़तरा जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं ये सच में बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन इसमें पुलिस या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक खुद हम और आप इस विषय में सचेत ना हों। सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड की परिभाषा क्या है। कोई भी ऐसा अपराध जो ऑनलाइन लेन देन या ऑनलाइन सूचना के कारण घटित हो रहा है या हो चुका है वो ऑनलाइन फ्रॉड है। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप देखिए, हम लोगों की मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। सबसे पहले अपने बैंक के खाते से बिजली का बिल जमा करते हैं, टेलीफोन का बिल जमा करते हैं, अपनी सोसाइटी का बिल जमा करते हैं। आप बहुत सारे मर्चेंट की साइट्स हैं, वहाँ से सामान ख़रीदते हैं, उसका भी पेमेंट आप ऑनलाइन ही करते हैं। तो प्रश्न ये है कि इससे हम कैसे बचें। तो बचाव तो तब पता लगेगा जब आपको ये जानकारी हो कि ये अपराध कैसे होते हैं। तो मित्रों सबसे पहली बात तो ये है कि आपके डेबिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके और इनकम टैक्स से संबंधित और जो है जीएसटी से संबंधित जो भी जो है खाते हैं, सबसे पहले उनको हमें जो है प्रोटेक्ट करना है। तो ये प्रोटेक्ट कैसे होंगे ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये आपकी सूचनाएं कैसे चुराते हैं। तो हम ऐसे कौन कौन से ये कदम उठाएं जिससे वो आसानी से हमारी सूचना ना उठा सकें। मित्रों पहली बात तो ये है कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल, इसके सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जो है हमेशा अपडेट रहना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो उसके जो है समय समय पे पैचेस भेजते रहते हैं। वो ये पैच इस बात पे आधारित होते हैं कि कहाँ उनकी सॉफ्टवेयर को तोड़ने की या भेदने की कोशिश की गई है। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट रहेंगे तो आसानी से कोई व्यक्ति आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पे आक्रमण नहीं कर सकता। ये आक्रमण कैसे होते हैं? दरअसल में क्या होता है कि यह कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको मैलवेयर कहा जाता है या कुछ लोग वायरस बोल देते हैं। वो जो ईमेल के ज़रिए आपके पास आते हैं। तो वो जब आपके पास आते हैं ईमेल में, तो आप कई बार क्या होता है कि अननोन सोर्सेज के भी ईमेल को खोल लेते हैं और उत्सुकतावश
उसके जो अटैचमेंट हैं उनको भी खोल लेते हैं। अब अगर आपने अटैचमेंट खोल लिया तो वो सीधे वो जो प्रोग्राम है वो आपके हार्ड ड्राइव में जाके एम्बेड हो जाएगा और वहाँ से वो सूचना और जानकारी अपने जिसने मालवेयर या वायरस बिठाया है उस तक पहुँचाता रहेगा। तो धीरे धीरे करके वो आपसे संबंधित जितनी भी गोपनीय सूचनाएं हैं सब हासिल कर लेगा और फिर उसके बाद में जब उसके पास ये सब वाइटल सूचनाएं मिल जाती हैं तो वो आपके किसी भी खाते के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। तो पहला सबक ये है कि हमें जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अद्यतन जो पैच हैं उनको हमें हमेशा लोड करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक शब्द होता है फिशिंग। अगर आप उसको तकनीकी भाषा में जाएं तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जैसे मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाला मछली को लालच देने के लिए कांटे में मछली का कोई खाने पीने की चीज़ लगा देता है, वैसे ही फिशिंग ऑनलाइन भी होती है। तो ये फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, जिन वित्तीय वेबसाइट्स के ऊपर आप लेन देन करते हैं उससे मिलती जुलती वेबसाइट बना देते हैं। हालांकि अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर कलर का फ़र्क होगा, स्पेलिंग का फ़र्क होगा। तो जब भी आप अपने किसी भी बैंक की वेबसाइट पर, अपने मर्चेंट की वेबसाइट पर प्रवेश कर रहे हैं उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये जो आपने वेबसाइट है ये सही वेबसाइट ही चुनी है, उसका कोई क्लोन तो नहीं चुन लिया। ठीक है, तो अगर आप इतनी सावधानी बरतेंगे तो आप बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। एक और बहुत बड़ा तरीका ये फ्रॉडस्टर्स ने खोजा है, वो है ई-सिम क्लोनिंग का। तो मित्रों, ई-सिम क्लोनिंग क्या होती है कि आजकल बहुत आसानी से ऐसे प्रोग्राम मिल जाते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी नकल कर सकता है और उस व्यक्ति को जब वो फ़ोन करेगा, मतलब उस व्यक्ति के नाम से अगर वो किसी को फ़ोन करेगा तो जो फ़ोन प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसको यही लगेगा कि यह उसको एक जेन्युइन व्यक्ति फ़ोन कर रहा है। तो ये ई-सिम क्लोनिंग से फ्रॉड कैसे होते हैं, इसका एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे एक परिचित हैं जो लंदन में रहते हैं और उनके पास उनकी एक फाइनेंशियल ऐप कहलाता है रेवलू, वहाँ से फ़ोन आया। उसने कहा कि सब हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि आपके असावधानी के कारण आपके खाते की जो सूचना है किसी फ्रॉडस्टर तक पहुंच गई है, तो हम आपका जो खाता है उसे सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे 2-3 सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। मतलब ठीक है। तो उसने इससे वो जिन सज्जन के पास ये फ़ोन आया था वो थोड़े से समझदार हैं, उन्होंने तत्काल उस रेवलो की वेबसाइट पे गए और ये चेक किया कि जिस नंबर से ये फ़ोन आ रहा है ये वही नंबर है, वही नंबर था। तो वो संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने उनसे उनके खाते का नंबर और उसका पासवर्ड और उनकी डेट ऑफ बर्थ तीनों ने ली। उसके अच्छा ये हुआ कि उनके खाते में केवल 90 पाउंड थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि आने वाले 15 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति ने यॉर्क शहर में उनके रेवलो खाते से पिज़्ज़ा ऑर्डर की और उसकी डिलीवरी भी हो गई। जब उन्होंने रेवलो कंपनी को ये सूचना दी तो उन्होंने बताया कि अच्छा हुआ आपने हमसे अभी ये सब बता दिया, वो तो हम आपके 90 पाउंड तो वापस कर देंगे, लेकिन अभी ये जो व्यक्ति है जिसने फ्रॉड किया था ये हमारे माध्यम से आपका जो
मेन बैंक का खाता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है। और बात यह है कि अगर आप इस संबंध में पुलिस को या यह बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या मर्चेंटाइज वेबसाइट को अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, आपका पैसा मिल भी सकता है, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए तो आपका पैसा जो है ब्लॉक ही हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये सावधानी बरतनी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि जो आप अपने यह भिन्न भिन्न खातों के जो पासवर्ड होते हैं वो जो है कभी भी साधारण पासवर्ड मत रखिए। एक शोध की गई थी अमेरिका में, उसमें यह पता लगा कि कई मिलियन फ्रॉड्स उन खातों से हुए थे जिनके पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इस किस्म के थे। तो कभी भी इस तरह का आसान कोई जो है अंक मत चुनिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है अपना पासवर्ड मत बनाइए। अपनी पत्नी या अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मत बनाइए। अपना नाम या आपके आवास का नगर या आपके जो है ऐसी संस्था का नाम, शिक्षण संस्था जहाँ पे आप पढ़ चुके हों, इस तरह के आसान शब्द पासवर्ड में मत रखिए। और पासवर्ड को इतना जटिल बनाइए कि आसानी से कोई व्यक्ति उसको जो है नकल ना कर सके। तो अभी हम इस बातचीत की पहली किस्त को यहीं विराम देना चाहेंगे और आगे की बात हम इसके दूसरे एपिसोड में करेंगे। देखते रहिए देसी रिफ्लेक्शंस।